बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, ये वेव मैकेनिक्स की बेसिक थी। जैसे न्यूटन्स के लॉ थे मोशन को डील करने के लिए जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है। ठीक है, अब उसी तरह आप ये कह लो कि ये बेसिक है। कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसकी मोशन को डील करने के लिए वेव मैकेनिक्स की इक्वेशन जो है श्रोडिंगर ने दी थी। एक्चुअली लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिया कि जैसे अगर हमारे पास लाइट जो है पार्टिकल नेचर शो करती है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनके साथ भी तो वेव एसोसिएटेड होगी। अब उस वेव को उसने क्या कहा था, मैटर वेव, या उसको डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं। अब इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं तो अगर वो वेव लाइक नेचर शो कर रहे हैं तो उस अब उनके वेव की तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा वेव्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, स्टेशनरी वेव्स हैं, ठीक है, या साइन वेव जिन्हें हम कहते हैं। तो अब बेसिक जो थी बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है श्रोडिंगर ने दिया था कि उसने एक्सप्लेन किया कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा है तो वो भी हमारे पास एक स्टैंडिंग वेव या साइन वेव की फॉर्म में उसके करेक्टरिस्टिक्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हमने डिटरमिन करनी है तो हम वेव मैकेनिक्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक थी हमारे पास जो वेव मैकेनिक्स की बेसिक इक्वेशन है हमारे पास, और बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, in 1926 Erwin Schrödinger developed the wave mechanical model of the atom which takes into account the wave and particle nature of electron, जो हमें बताती क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेव नेचर भी हो सकती है और पार्टिकल नेचर भी हो सकती है। यही बात डी ब्रॉगली ने कही थी कि अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो अगर वो वेव लाइक नेचर भी शो करता है और वो वेव को हम मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव कहते हैं। इन दिस मॉडल ही विजुलाइज the atom as a positively charged nucleus surrounded by standing electron wave which एक्सटेंड अराउंड द न्यूक्लियस। कि यहाँ पे अगर एक मॉडल पेश किया जिसमें क्या था कि एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस के गिर्द क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव लाइक मोशन में इसके गिर्द मूव कर रहा होता है। Schrödinger proposed that if the electron have wave-like nature, it will obey the same equation of motion as all other known type of waves obey. ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रॉन भी वेव की नेचर है तो इसको वेव के करेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए और वेव की इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए जैसा कि जो बाकी अगर कोई वेव है उनकी इक्वेशन होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को भी वही इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइडिया ही ड्राइव्ड एन इक्वेशन known as Schrödinger wave equation, a calculation of the probability of finding of electron at various points in the atom was the main problem before Schrödinger. ठीक है, श्रोडिंगर से पहले अगर हम हेजनबर्ग प्रिंसिपल देखें, ठीक है, तो वहां पे हमने कहा था कि अगर कोई दो साइमल्टेनियस प्रॉपर्टीज को हम कैलकुलेट करें तो हम उनको एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, उनकी एक्यूरेटली हम उसको नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी पाई जाती है। तो इसलिए उस अनसर्टेनिटी की वजह से क्या था कि प्रोबेबिलिटी का वर्ड यूज होता था, साई, अगर आप लोग को याद हो तो ये एक साइन था हमारे पास, तो उसको हमने साई कहा था कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लिखते हैं, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से पहले या श्रोडिंगर की कैलकुलेशन से पहले वो जो प्रोबेबिलिटी थी वो उसको फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, अब यहाँ पे साई और साई स्केल की वैल्यू लेके हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मैक्सिमम होने के चांसेस हैं। ठीक है, और किस रीजन में इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने के चांसेस बहुत कम है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, तो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से पहले जो था उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, हिज इक्वेशन इज
द की नोट ऑफ वेव मैकेनिक्स, कि ये की नोट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास वेव मैकेनिक्स में, एंड इज बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉन एज स्टैंडिंग वेव अराउंड द न्यूक्लियस, के इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो स्टैंडिंग वेव की तरह की है न्यूक्लियस के गेट, ठीक है। अब उसका मॉडल क्या कहता है, ये आपने डायग्राम ध्यान से देखनी भी है, और ये अगर आपको पेपर में आए तो आपने बनानी भी होती है, ठीक है। Consider an electron moving with the angular velocity omega in a circular of radius a, कि एक इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, ठीक है। उस पॉइंट, उसका ओरिजिन क्या है, बी पॉइंट है, ठीक है। अब वो एक सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, तो उस पॉइंट से और बी का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, तो वो उसको ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। और वो एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो कि हमारे पास क्या है, डब्ल्यू। वो मूव करता रहेगा एटलीस्ट वो 360 डिग्री कंप्लीट कर लेता है, यानी एक सर्कल कंप्लीट करता है। इसी सर्कल को हम वेव लाइक नेचर में भी शो कर सकते हैं। कि अब देखें कि हमारे पास क्या है, कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है, और सर्कल में मूव कर रहा है, और जिसका रेडियस ए है, विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, के सिंपल हार्मोनिक मोशन शो हो रही है, यानी कि उसकी एक वेव बन रही है जिसमें क्रस्ट भी है, ट्रफ भी है, और जीरो लेवल के ऊपर उसकी वैल्यू भी आ रही है, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या, जो डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या कह रहे हैं, साई, with time t can be represented by a wave as in equation figure 1.2, ठीक है। कि इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की शो कर सकते हैं, या टाइम के लिहाज से इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि अगर बी से कोई भी पॉइंट मूव कर रहा है, तो वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे कुछ ना कुछ क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, तो उसको हम थीटा कहते हैं। और ये थीटा किसके इक्वल होता है, कि ओमेगा टी के, यानी किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन, और साथ कितने टाइम के ऊपर, किस टाइम पे वो कहाँ किस पोजीशन पे मौजूद है, ठीक है। तो वो उसका थीटा कहलाता है एंगल, ठीक है। तो अब ये देखें, ये आपके पास एक ट्राई एंगल सी बन गई है, जिसमें वर्टिकल हमारे पास क्या है, साई है, और ए जो है ये इसकी डायगोनल लाइन है, ठीक है। यानी कि आप उर्दू में अगर आप लोगों ने पढ़ा उमूद और वितर और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ठीक है। अगर हम ये साइन थीटा यहाँ पे निकालें तो ये वैल्यू बन जाती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमने देखा कि जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा है, तो वो एक साइन वेव बना रहा है, ठीक है। और जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, साइज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ वर्टिकल डिस्टेंस जो है पॉइंट पी के ऊपर, यानी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर उसका जो डिस्टेंस है, जो उसकी लेंथ है, वो हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास साई है। तो ये वेव में भी हम साई की वैल्यू आप देख सकते हैं उतनी ही है जितनी ये ट्राइंगल में बन रही है, ठीक है। तो इसमें एक क्रफ्ट बन रहा है, एक ट्रफ बन रहा है, ठीक है। और ये टाइम के साथ साथ जो है वेव बनती है इसकी, ठीक है। अब हम क्या करें, सिंपल बाय कंसीडरिंग द राइट एंगल ट्राइंगल, कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी, कौन सी, पी बी एंड सी। वी कैन राइट पी सी और पी बी, हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाती है। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, साई, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ए, विच इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब अगर हमने साई की वैल्यू निकालनी है तो साई इज इक्वल टू ए साइन थीटा आ जाता है, ठीक है। अब ऊपर हमने कहा कि थीटा की वैल्यू क्या आती है, ओमेगा टी होती है। हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी थीटा की, तो ये क्या बन गई इक्वेशन, साई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। वेयर साई रिप्रेजेंट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हार्मोनिक वेव। आपने देख लिया है कि साई हमारे पास क्या है, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है हार्मोनिक वेव का, ठीक है। अब हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, ओमेगा, यानी 2 पाई न्यू के सिंपल फ्रीक्वेंसी की इक्वल होती है, ठीक है। कि हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा की जगह पे ये 2 पाई न्यू यूज कर सकते हैं, कि साई इज इक्वल टू ए साइन थीटा 2 पाई न्यू टी, ठीक है। अगर हम रिलेशनशिप देखें कि वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, यहाँ ना वेलोसिटी और न्यू का साइंस मैच कर रहा है, तो आप लोगों ने ध्यान से रखिएगा, यहाँ आप इसको सी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। कि v इज इक्वल टू लेमडा न्यू, और अगर हमने यहाँ से न्यू की वैल्यू निकालनी हो तो ये v ओवर लेमडा आ जाएगा,
ठीक है। एक हम क्या कर सकते हैं, न्यू की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में। न्यू क्या है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर लैम्डा। ठीक है, वेवलेंथ उसकी कितनी डिस्टेंस वो कवर करती है कोई एक वेव। ठीक है, एंड हमारे पास क्या डिस्टेंस ट्रेवल, एक्स की क्या वैल्यू होती है, एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो हम टाइम को भी निकाल सकते हैं, टाइम की वैल्यू निकालनी हो तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स ओवर वेलोसिटी v। ठीक है, अब हमने दोनों इक्वेशंस एक ही दफा जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। ठीक है, न्यू की जगह क्या आएगा v ओवर लैम्डा और t की जगह क्या आएगा x ओवर v। ठीक है, तो ये v और v आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो है आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर देख लें, यानी कि ये देखें सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ न्यू एंड t इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमारे पास क्या वैल्यू थी कि साई इज इक्वल टू a साइन 2 पाई, तो वैसे ही आ गया। न्यू की जगह हमने क्या लिखा v ओवर लैम्डा और x टाइम की जगह लिखा x ओवर v, तो ये v और v आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो रिमेनिंग इक्वेशन बन गई हमारे पास साई इज इक्वल टू a साइन 2 पाई x ओवर लैम्डा। ठीक है, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, हम क्या करते हैं इसको 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यानी एक डायरेक्शन अभी ले रहे हैं सिर्फ x एक्सिस के दौरान, तो हम इसको x के लिहाज से डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसकी। तो जब भी हमारे पास ये जो साइन थीटा या कॉस थीटा आता है, तो शायद मैंने आपको कहीं पहले बताया होगा कि एक दफा ये साइन या साइन थीटा है सिंपल। अगर मैं पहले आपको साइन थीटा को बता दूं कि साइन का ऑपोजिट क्या आएगा कॉस। ठीक है, और x के लिहाज से हमारे पास क्या हो रही है डिफ्रेंसिएशन हो रही है ना, तो x को छोड़ के ये टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी cos 2 पाई लैम्डा, और एक दफा ये सारी टर्म यानी साइन और cos को छोड़ के 2 पाई ओवर लैम्डा जो है वो इस साइन से पहले भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर हमारे पास क्या है इक्वेशन के साई इज इक्वल टू a साइन 2 पाई x ओवर लैम्डा है, तो क्या होगा कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x के लिहाज से तो d ओवर डी एक्स तो आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको साई के साथ, तो अब हमारे पास क्या है a तो कांस्टेंट है। ठीक है, a वैसे ही रहेगा। अब साइन का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास आता है cos, तो उसके साथ एक दफा ये टर्म ऐसे लिखनी है कि जैसे आप देखो 2 पाई x ओवर लैम्डा एज इट इज आ गया। ठीक है, और दूसरी दफा हम इसको बाहर लिख रहे हैं। ठीक है, अब वहां पे क्या हो रहा है इसकी डिफ्रेंशिएशन करके हो रही है, x की डिफ्रेंसिएशन हो रही है। ठीक है, अब x के साथ हम क्या लिखेंगे d ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स है ये ऊपर वाला, तो ठीक है डी एक्स ऊपर भी हो गया डी एक्स नीचे भी हो गया, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसलिए ये a से पहले क्या आ रहा है कि x नहीं आ रहा, बाकी टर्म हमारे पास आ रही है कि 2 पाई ओवर लैम्डा बाहर आ गया। ठीक है, तो एक दफा हमने इसकी डिफ्रेंसिएशन की तो ये क्या बन गया डी साई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू ए कॉस 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। अब हमने इसकी डबल डिफ्रेंसिएशन करनी थी। ठीक है, तो डबल डिफ्रेंसिएशन इसी इक्वेशन की करेंगे तो ये डेल स्केयर या डी स्केयर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लैम्डा से और ये डी एक्स स्केयर आ गया। ठीक है, अब कॉस की जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो इसका आंसर आता है माइनस साइन। ठीक है, तो अब ये देखिए अगली इक्वेशन में माइनस इक्वेशन में पहले लगा हुआ है और साइन आ गया। ठीक है, अब ये जो साइन के साथ जो टर्म कॉस के साथ टर्म है तो वही कि एक दफा ये एज इट इज आ जाएगी, हमारे पास क्या बनेगा ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, और दूसरा x के लिहाज से हमने इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है, तो यहाँ x के साथ क्या आएगा d ओवर डी एक्स आएगा, तो d ऊपर भी dx बन जाएगा और नीचे भी dx बन गया, तो कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग रह जाएगा 2 पाई ओवर लैम्डा। ठीक है, ये 2 पाई ओवर लैम्डा और जो पहले वाली से इक्वेशन में 2 पाई ओवर लैम्डा था, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बन जाएंगे 4, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 4 और पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास डबल डिफ्रेंसिएशन के बाद जो इक्वेशन आ रही है, आप ये देखें ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 देखें कि डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्केयर ओवर लैम्डा स्केयर ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा है,
ये तो हमारे पास साई के इक्वल है। क्यों? कि आप ये देख लें इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, कि साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा था। तो हम इस सारी इक्वेशन में 3 वाली जगह पे क्या कर सकते हैं, इस जगह पे साई पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 क्या बन जाती है फाइनल यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन के बाद, कि डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्केयर ओवर लैम्डा स्केयर, और सारी बाकी सारी टर्म की जगह पे आ गया साई। दिस इज द वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन, ठीक है, यानी हमने सिर्फ इसको x के लिहाज से किया, हमने y और z के लिहाज से भी कर सकते हैं। टू अप्लाई दिस इक्वेशन टू अ पार्टिकल, लैम्डा में बी रिप्लेस्ड बाय अ मोमेंटम टर्म यूजिंग द डी ब्रॉगली इक्वेशन। के हम क्या कर सकते हैं, अब ये लैम्डा स्केयर है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लैम्डा स्केयर की वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं एक्चुअली इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। हमें पता है डी ब्रॉगली ने जो इक्वेशन दी थी वो क्या थी, एच लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। एच क्या था, प्लांक्स कांस्टेंट, पी क्या था, मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि पी क्या होता है, एम ओवर एम मल्टीप्लाई बाई वी होता है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, ठीक है। अगर हमने स्केयर लेना है तो दोनों साइड पे स्केयर लेंगे, तो ये क्या बनेगा, लैम्डा स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर ओवर एम स्केयर वी स्केयर, ठीक है। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 4 देखें तो लैम्डा स्केयर जो है डिनोमिनेटर में है, तो अगर हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, तो क्या होगा, ये वैल्यू इसकी इन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा स्केयर इन इक्वेशन 4 वी गेट, हमारे पास क्या थी इक्वेशन कि डेल डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास क्या था, 4 माइनस 4 पाई स्केयर, ठीक है। अब नीचे हमारे पास क्या था, लैम्डा स्केयर, तो उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये नीचे बनेगा एच स्केयर और ऊपर वाली साइड पे चला जाएगा एम स्केयर वी स्केयर, और साथ में साई एज इट इज मल्टीप्लाई हो रहा, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं, ये इक्वेशन के साइड पे माइनस में आया, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी, और इक्वेशन की साइड पे 0 आ जाएगा, यानी इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 4 पाई स्केयर एम स्केयर वी स्केयर डिवाइडेड बाय एच स्केयर मल्टीप्लाई बाय साई इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस दिस इक्वेशन इन टर्म ऑफ एनर्जी, अगर हम इस टर्म को एनर्जी की टर्म में लेना चाह रहे हैं, यानी इस इक्वेशन को, वी मेक यूज द फैक्ट दैट the total energy E of the particle is sum of kinetic energy and potential energy। हमें पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो सम ऑफ होती है काइनेटिक एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी के। तो हम यहाँ से एनर्जी की वैल्यू देख लेते हैं कैसे आएगी हमारे पास, कि E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हाफ एम वी स्केयर होते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमने क्या करना है, यहाँ से वी स्केयर की वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में, ठीक है। तो क्या करेंगे हम कि हमारे पास, अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है उसको निकालें, और ये बन जाएगा ई माइनस वी बन जाएगा, ठीक है, कि यानी हाफ एम वी स्केयर इज इक्वल टू ई माइनस वी, ठीक है। इक्वेशन रीअरेंज हो रही है, और इस 2 को भी इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं तो एम वी स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू ई माइनस वी। यहाँ अगर हम क्या करें, वी स्केयर लेना है तो एम को भी इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा दूसरी इक्वेशन में जाके, तो ये क्या बन जाएगा, वी स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू ई माइनस वी डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। अब ये वी स्केयर की वैल्यू ले ली, और अगर आप इक्वेशन नंबर 5 देखें तो न्यूमरेटर में उसमें वी स्केयर है, तो इसका मतलब है हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं वी स्केयर की, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्केयर इन इक्वेशन नंबर 5, हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी कि ये हमारे पास क्या है, डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस प्लस 8 कहाँ से आया कि इस इक्वेशन में 2 है और इक्वेशन नंबर 5 में 4 है, तो ये मल्टीप्लाई होके 8 हो गया, और दूसरा हमारे पास क्या, पाई स्केयर ऐसे ही रह गया। अब एम स्केयर है, और ये वी स्केयर की वैल्यू में डिनोमिनेटर में एम है, तो ये एक एम और एक एम कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग हमारे पास एम रह गया, डिनोमिनेटर में एच स्केयर रह गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या रह गया था, ई माइनस वी रह गया, और मल्टीप्लाई कर दे इसको साई के साथ, क्योंकि इक्वेशन में साई है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 6। दिस इज द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। It should be generalized for a particle whose motion is described by the three space coordinates x, y, z, ठीक है। अगर हम इसको 3 डायमेंशनल में
एक्सप्रेस करना चाहें स्पेस के अंदर, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो 3 डायमेंशनली मूव कर रहा है। अभी हमने पहले क्या किया, इसको ड्राइव किया एक एक्सिस के लिहाज से। अगर हम इसको 3 एक्सिस के लिहाज से ड्राइव करें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास कि ये हमारे पास क्या है, ये 3 एक्सिस में अगर हम इसको करें तो ये आप स्मॉल डी के बजाय कर्ली भी यूज कर सकते हैं। कर्ली यानी आपके पास वेरी स्मॉल जो है स्मॉल चेंज के लिए यूज होता है, ठीक है, जिसे पार्शियल डिफरेंशियल कहते हैं, ठीक है, या इसको कर्ल कहते हैं या समटाइम कर्ली कहते हैं, ठीक है, या इसको डेल्टा ही कह देते हैं, ठीक है। कर्ल स्क्वायर या कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस कर्ली स्क्वायर वाई साई डिवाइडेड बाय कर्ली वाई स्क्वायर, या आप इसको डेल भी कह सकते हैं, ठीक है, प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। इन सबको मिलाएं तो ये हमारे पास एक आगे ऑपरेटर लगा रहे हैं जिसे हम डेल स्क्वायर कह रहे हैं, जो एक्स वाई जी तीनों एक्सिस की मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है। और साथ में हमारे पास इक्वेशन क्या है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर इंटू ई माइनस v इंटू डेल इंटू साई इज इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास एक्स वाई जी में जो था हमारे पास जो 3 एक्सिस में हमने कहा कि तीनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर इसकी मोशन को डिस्क्राइब करें, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करें कि हम एक ऑपरेटर लगा देते हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं डेल स्क्वायर, ठीक है। ये डेल स्क्वायर ऑपरेटर है और ये इक्वेशन 8 क्या बन जाएगी हमारे पास कि डेल स्क्वायर साई इज प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई आ जाएगा हमारे पास। अब ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, where del square is known as Laplacian operator। अब ये आप देख सकते हैं कि del square की वैल्यू क्या आएगी कि डेल्टा कह सकते हैं, या कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर डिवाइडेड बाय कर्ली जी स्क्वायर, यानी एक्स वाई जी डायरेक्शन में जो मोशन है उस सबको प्लस कर दें तो ये हमारे पास उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक ऑपरेटर लगा दिया डेल स्क्वायर। इक्वेशन 6, 7 एंड 8 आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। हम इसको डिफरेंट तरह से लिख सकते हैं। इट मे बी रिटन इन अदर फॉर्मेट एज वेल, ठीक है, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय, ये हमारे पास जो 8 इक्वेशन है अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर एम एंड रीअरेंजिंग वी गेट कि हम क्या कह रहे हैं कि इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है डेल स्क्वायर साई के साथ भी आएगा, ठीक है, कि ये टर्म डेल स्क्वायर साई के साथ आ जाएगी। अब एक्चुअली हम ये इक्वेशन नंबर 8 में जब 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर है उसको कैंसिल आउट करना चाह रहे हैं ना, तो इसको क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, इन्वर्ट में उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब इधर से ये खत्म होगी और ई के साथ भी साई मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस वी के साथ भी साई मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आप इक्वेशन को रीअरेंज कर लें तो ये डेल अगर इस साइड पे प्लस में है तो इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाती है ये सारी टर्म, ठीक है। तो ये क्या बन गया, माइनस एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम और डेल स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या होगा v, इधर माइनस में है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, ठीक है। यहाँ ये इस माइनस को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास ये जो है प्लस v और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है साई, ठीक है, ये इक्वेशन में दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाती है और हमारे पास क्या है ई साई आपस में ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो सारा ब्रैकेट में आपको टर्म नजर आ रही है कि माइनस एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम इंटू डेल स्क्वायर प्लस वी इंटू होल को मल्टीप्लाई करना हमने साई को, इसकी जगह पे हम एक और ऑपरेटर लगा देते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है एच से रिप्रेजेंट किया है। तो ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाती है, एच साई इज इक्वल टू ई साई, where h is equal to this value is known as Hamiltonian operator. It represents a certain way of expressing the total energy of system and E is the numerical value of the energy, ठीक है। ये h I is equal to E psi is the simplest form of the Schrodinger wave equation, ठीक है। अब इसी तरह श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं।
अभी आपने ये वाला टॉपिक नहीं करना, इससे नेक्स्ट जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एक और वे से भी आप ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है, मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन बी ड्राइव्ड एज फॉलो, यानी 1.10 वाला आपने नहीं करना, 1.11 वाला जो टॉपिक है ना आप उसको करोगे, ठीक है, कि हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्चुअली वही डेरिवेशन है जिसको आप लोगों को थोड़ा जो है ना रिपीट हो रही है किस्म के, तो आप लोग दोनों में से कोई भी इजीली कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने डायग्राम लाजमी बनानी है, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, फॉर्मुलाइजेशन हम क्या कर सकते हैं इसकी, डी ब्रॉगली एस्टेब्लिश दैट अ वेव इज एसोसिएटेड विद द मूविंग इलेक्ट्रॉन, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। द श्रोडिंगर ड्राइव अ मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर दिस वेव, दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पे बेस करिए, यानी कि साई जो हमने लिया है उसका अगर हम स्केयर ले लें तो ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है। एंड द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉन एज स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव अराउंड द न्यूक्लियस, और ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, स्टैंडिंग वेव की फॉर्म में होते हैं। डेरिवेशन ऑफ वेव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, consider a stationary wave associated with the microscopic particles traveling in the position in the पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद प्रिसाइजली नाउन मोमेंटम पी एक्स एंड टोटल एनर्जी के, हमारे पास क्या है कि वेव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है अगर, ठीक है, और उसका मोमेंटम क्या होगा, पी एक्स होगा, और उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, ई। द वेव इक्वेशन ऑफ दिस स्टेशनरी वेव्स कंपेरेबल टू दैट ऑफ अ स्ट्रेच रिंग, कि ये इस इलेक्ट्रॉन की जो वेव है, और इसी तरह जो हम कहते हैं कि अगर एक स्ट्रिंग जो है किसी भी पॉइंट के साथ बाइंड हुई है, ठीक है, कोई भी एक रस्सी को एक पॉइंट पे बांध दे और उसको ऊपर नीचे मूव करे, तो उसमें जो वेव्स बनती है, जो स्टैंडिंग वेव्स होती है या साइन वेव होती हैं, उसकी जो इक्वेशन है और ये जो इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन है, ये दोनों क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, यानी एक जैसी होनी चाहिए। इन टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स इज गिवन बाय, ये हमारे पास क्या आ जाती है, साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, इसको हम पीछे देख चुके हैं, where psi is pronounced as SIGH, यानी psi is a mathematical function representing the amplitude of wave, ठीक है, हमने पीछे देखा था कि ये एम्पलीट्यूड बता रही है वेव का, जिसको हम वेव फंक्शन कह रहे हैं, और x हमारे पास क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव अलोंग x एक्सिस, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द वेव है, एंड a इज अ कांस्टेंट विच गिव एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम हाइट कितनी है, ठीक है, वेव की मैक्सिमम हाइट कितनी होती है। इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट द साइन वेव, हमें पता था ये साइन वेव है, ठीक है, स्टैंडिंग वेव या साइन वेव आ जाती है। वही काम कर रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन विद ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, हम इसको ट्वाइस टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, कि हमारे पास क्या था, इक्वेशन 1 देखें तो ये क्या बनेगा, डी साई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट है तो साइन के साथ जो है 2 पाई लैम्डा आ जाएगा पहले, और x जो है कैंसिल आउट हो रहा है, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस, और दूसरी दफा ये टर्म एज इट इज आ जाएगी 2 पाई x ओवर लैम्डा। अब इसकी हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये डी स्केयर बन जाएगा, साई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू ए, इसी तरह रह जाएगा। अब दोबारा 2 पाई ओवर लैम्डा बाई निकलेगा तो ये बन जाएगा 4 पाई स्केयर ओवर लैम्डा, और कॉस की जगह क्या होता है, माइनस साइन आता है, तो माइनस इक्वेशन में पहले आ गया और साइन आ गया, और दूसरी दफा ये 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा एज इट इज आ गया। अब हमने पीछे देखा था कि साई, या इक्वेशन 1 से भी आप देखते हैं, साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, तो हम क्या कर सकते हैं, इस साई टर्म की जगह पे क्या कर सकते हैं, साई यूज कर सकते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई थी, डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्केयर over lambda square psi. This is equation is a wave equation and applicable to all microscopic particles such as electron, proton and फोटोन पे कर सकते हैं। वही जो पीछे हमने ड्राइव किया, ये एक्चुअली सारी वही इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेवलेंथ क्या होती है, वेव इज इक्वल टू डी ब्रॉगली इक्वेशन के थ्रू, कि वेवलेंथ इज इक्वल टू एच ओवर पी एक्स, मोमेंटम है हमारे पास, और lambda is equal to क्या कर सकते हैं, h over mv है, this where m is the mass of moving microscopic particles and v is the velocity of particle in x direction। तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि lambda scale is equal to h square over m square v square,
ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर इन इक्वेशन, अभी substituting the value of lambda square in equation 4 we get d square साई ओवर डी एक्स स्केयर। हम क्या कर रहे हैं, जस्ट लैम्डा स्केयर की वैल्यू पुट कर रहे हैं जैसे हमने पहले किया है, -4 पाई स्केयर एम स्केयर वी स्केयर ओवर एच स्केयर। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द अबव इक्वेशन 7 इन टर्म ऑफ एनर्जी, तो हम क्या करेंगे, वी मेक द यूज द फैक्ट दैट the total energy of particle is sum of kinetic energy and potential energy, तो E is equal to half mv square plus v। ठीक है, हमने क्या v हमारे पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। हम अगर काइनेटिक एनर्जी को एक साइड पे ले जाएं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, E माइनस वी बन जाएगा, और 2 को भी इक्वेशन के दूसरे साइड ले जाएंगे और m को भी इक्वेशन के दूसरी साइड ले जाएंगे, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, v स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ई माइनस वी ओवर m। हमने वैल्यू पुट कर दी इसकी, तो ये क्या बन गया हमारे पास, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8। ठीक है, ये 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, -8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई। अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और साई और इस साइड पे क्या रह जाएगा, 0। तो ये इक्वेशन 8 इज द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन। ठीक है, इसको हम 3 डायमेंशन में ले रहे हैं तो वही क्या आ जाएगा, एक्स वाई जी के लिए आ जाएगी, और उसकी जगह पे हम क्या कर रहे हैं कि अगर आप नीचे देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड कलेक्टिवली कॉल्ड एज डेल स्क्वायर साई, तो इसकी जगह पर डेल स्क्वायर लगा दिया हमने। ठीक है, क्योंकि डेल स्क्वायर हमने देख लिया था पीछे कि ये सारे एक्स वाई जी के डिफरेंशियल के इक्वल हैं। ठीक है, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, कि ये हमारे पास क्या आ रही है, सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि हमने इसकी डबल डिफरेंशिएशन की थी। इट हैज several solutions, some of these are imaginary and not valid. If the potential energy term is known, the total energy and the corresponding wave function can be evaluated। कि अगर हमें v की वैल्यू मालूम है तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं, और अगर हमें एनर्जी और v दोनों मिल गई हैं, ठीक है, तो हम साई की वैल्यू निकाल सकते हैं। The wave function is always finite, single valued and continuous. It is zero at infinite distance, के infinite distance हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 है। Solution that meet these requirements are only possible if energy is given certain characteristics called the eigen values। ठीक है, अगर हमने आगे ऑपरेटर्स देखने हैं, आइगन वैल्यूज देखनी है, ठीक है, corresponding to these value of E we have several characteristic value of wave function and called the eigen values। ठीक है, हम ऑपरेटर्स अगले में देखेंगे, या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है इन 1 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल बॉक्स देखेंगे। ठीक है, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जैसे ये हमने कहा लैप्लेसियन ऑपरेटर है, ठीक है, ये एक्चुअली फंक्शन होते हैं। ये कि हमने उसको, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी डिजिट है उनको क्या कर लें आप कि उनको मल्टीप्लाई करना है या उनको डिवाइड करना है या उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये ऑपरेटर होता है जो कि किसी दूसरी टर्म के ऊपर ऑपरेट होता है और उसके नतीजे में हमें रिजल्ट देता है। यानी 2 + 2 करना है हमने, तो आंसर क्या आता है, 4। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, मैं एक्चुअली मैंने करवाना नहीं था लेकिन अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसकी जस्ट डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन और अ प्रोसीजर टू बी कैरिड आउट ऑन अ फंक्शन सो एज टू गेट अनदर फंक्शन। कि कोई एक फंक्शन था, उसमें हमने कोई भी ऑपरेटर लगाया तो हमारे पास क्या होता है, अनदर फंक्शन आ जाता है। ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं कि किसी भी चीज की डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो वो हम जैसे हम प्लस करते हैं किसी भी टर्म को या माइनस कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास ऑपरेटर आ जाते हैं। अब इसकी डिफरेंट टाइप होती हैं, लीनियर ऑपरेटर होता है, लैप्लेसियन ऑपरेटर हमने अभी देखा है, मैं जस्ट ये आपको दिखाती हूँ। दिस इज वेरी कॉमन ऑपरेटर यूज इन क्वांटम मैकेनिक्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल। ठीक है, यहाँ अगर स्केयर में है तो ये डेल स्केयर आ जाएगा और ये एक्स वाई जी की डिफरेंशियल के इक्वल आ जाता है। और इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या आई थी, ठीक है, ये इक्वेशन में आपको पता चल गया। ठीक है, और रिटर्न फॉर्म में हमारे पास क्या एक्स वाई जी की जगह पर हमने क्या किया था,
डेल ऑपरेटर यूज किया था। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में यूज होता है, इसको देख लेते हैं हम। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एज रिटन अबव मे बी रिटन इन द फॉर्म कि हमारे पास इक्वेशन क्या थी, del square psi is equal to minus 8 pi square m into e minus v over h square psi, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं कि साई को, इसका मतलब है ई के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, वी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और ये अगर हम इक्वेशन को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो क्या हुआ, वहां पे हमने मल्टीप्लाई किया था ना, अगर हम इसी को इक्वेशन को दूसरी साइड लेके जाएं तो क्या बन जाएगा, एच स्केयर क्या है, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में हो जाएगा, और 8 पाई स्केयर एम न्यूमिनेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस साइन इस साइड पे आ जाएगा। और इसी तरह वी साई माइनस में है तो वी साई जो है दूसरी साइड पे जाएगी तो प्लस में आ जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन बन जाएगी माइनस एच स्केयर ओवर 8 पाई स्केयर एम इंटू डेल स्केयर प्लस वी, और साई दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो कॉमन निकाल के दोनों के साथ मल्टीप्लाई एक ही दफा हो जाएगी, ठीक है। इज इक्वल टू ई साई। अब ये जो सारी ब्रैकेट में टर्म है ये हमारे पास एक और ऑपरेटर है, ठीक है। दिस इक्वेशन इम्प्लाइज दैट द ऑपरेशन कैरिड आउट ऑन अ फंक्शन, कि ये कोई एक ऑपरेशन है जो कि हमने एक फंक्शन के ऊपर लगाया है, जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डेल स्केयर देखा था हमने, ठीक है, या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन को साथ अप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय अ फंक्शन बाय फंक्शन साई, ठीक है। कि यानी कि उसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, एक और वैल्यू आ रही है जिसे हम आइगन वैल्यू कह रहे हैं, या ये एनर्जी की वैल्यू है, और ये फिर मल्टीप्लाई हो रही है एक ऑपरेट फंक्शन के साथ जो कि हमारे पास साई था, ठीक है। दी ऑपरेटर, ये जो ब्रैकेट में था, इज कॉल्ड हैमिल्टनियस ऑपरेटर और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। जिसका मतलब है अगर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एच साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है। एच क्या था, ऑपरेटर था, किसी भी फंक्शन पे अप्लाई हुआ तो उसके रिजल्ट में हमें कोई डिजिट की में कोई वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी की वैल्यू आएगी और ये यही फंक्शन दोबारा से हमारे पास सामने आ जाएगा, ठीक है। दिस इक्वेशन 6 इज कॉल्ड एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर्म। It may be noted that while the wave function is time independent, the operator is also time independent, and this often refers as Schrödinger's picture. या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जिसमें एच आई इज इक्वल टू ई साई की इक्वल आ जाती है, ठीक है। हमने ऑपरेटर लगाया है। इसके बाद ठीक है, अभी आप लोग आज के लिए इतना ही सही। आप लोगों ने जस्ट लैप्लेसियन ऑपरेटर और हैमिल्टनियन ऑपरेटर को भी देख लेना है क्योंकि ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में यूटिलाइज हो रहे हैं।